राजस्थान सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जी हाँ, हमारा महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा 17 मई तक हमारा बढ़ा दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से जो हमारी गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं उनके अनुसार किन किन को छूट मिलेगी, किन पर रहेगी पाबंदी और क्या हैं पूरे सभी नियम। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा, 30 अप्रैल 2021 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया था, ये आदेश पारित करा गया था राजस्थान सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेट लिखी हुई है और यहाँ पर सब्जेक्ट में इन्होंने आदेश डाला है कि कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए 3 मई 2021 से सुबह 5 बजे से आपका तारीख 17 मई 2021 तक के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका ये लॉकडाउन रहेगा, देखिएगा 3 मई तक तो पहले ही लगा पड़ा है। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला जो हमारा ये लॉकडाउन जो अब लगा है ये हमारा 3 मई से फिर लागू हो जाएगा। फिर अब कब तक रहेगा जी आपका 17 मई तक। तो जानते हैं इसको नाम हमारे अशोक गहलोत जी ने जो दिया है वो दिया है महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा। तो यहाँ पर फर्स्ट वो दिया गया है, हम इसे छोड़ देते हैं। देखिएगा बात क्या है, ये सभी राज्यों में धीरे धीरे लॉकडाउन लागू हो जाएगा, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, ठीक है, चंडीगढ़ हो, हर जगह लागू हो गया क्योंकि गृह मंत्रालय जो है हमारा भारत सरकार का उसने आदेश दिए हैं। ठीक है, उसी के आदेश के तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए राजस्थान प्रदेश में वर्तमान पॉजिटिविटी दर जो है 21% दर्ज की गई है। प्रदेश के हॉस्पिटल में कोविड संक्रमण मरीजों के लिए ऑक्सीजन और आईसीयू बेड 90 से 95% उपयोग में आ रहे हैं। इन विषय परिस्थितियों के मद्देनज़र कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यकता है। वर्तमान हालातों से निपटने के लिए पहले जो हमने हासिल किए गए संतोषजनक लाभों को समेकित किए जाने एवं शीघ्रता से पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने के दृष्टिगत रखते हुए महामारी प्रसार की जो हमारी चेन है उसको प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए आवश्यक हैं। और आगे फिर इन्होंने लिखा है कि इसी के लिए हम विभागीय जो इनका आदेश है जो इन्होंने पारित करा था हमारा 18 अप्रैल को, फिर हमारा लगाया गया जी 23 अप्रैल को। ठीक है, अब जो है फिर आपका 3 मई 2021 को लागू हो जाएगा ये वाला आपका, और कब तक रहेगा जी 17 मई तक। ठीक है, 17 मई के सोमवार सुबह 5 बजे तक, यानी कि कब स्टार्ट होगा आपका सोमवार सुबह 5 बजे 3 मई के, और कब तक रहेगा हमारा अगले सोमवार 17 अप्रैल सुबह 5 बजे तक। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित कर दिया है, जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी गाइडलाइंस विस्तार के साथ। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो सरकार के द्वारा जारी करी गई अधिसूचना है, इसी के माध्यम से मैं आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूँ जो भी लॉकडाउन की गाइडलाइंस हैं जन अनुशासन पखवाड़ा रेड अलर्ट कोविड-19। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्न पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो किन किन पर लागू नहीं होंगे तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ऑफिस के रिगार्डिंग दे रखा है। तो जो हमारे उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय जो हमारे क्रमिक हैं यानी कि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं और जिला प्रशासन गृह डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत या वित्त फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन है आपका कानून विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं हमारी बहुत सारी, और जेल है, होम गार्ड है, कंट्रोल एवं वॉर रूम है आपका, वन एवं वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और आपका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस से जुड़ी हुई जो सर्विसेज लोग हैं, जो हमारी फायर ब्रिगेड, अग्निशमन जो हमारी सेवा है, आपातकालीन सेवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हमारा पब्लिक वाहन है, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में आ रही है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, पेयजल स्वच्छता, ये पानी पीने का जो उपलब्ध कराते हैं, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा संबंधी को आवागमन की अनुमति होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इनको छूट मिलेगी इसके दौरान। ठीक है, यानी कि इस अवधि के दौरान, तो इस अवधि में इनको छूट मिलेगी। तो चलिए जानते हैं अगला जो इनका पॉइंट है वो क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने जो है पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जितने भी ऑफिस मैंने बताए, समस्त कार्यालय को केवल हमारा शाम 4 बजे तक ही खोला जा सकेगा। ठीक है,
तो यानी कि इन सभी ऑफिस को, जो इनसे जुड़े हुए जितने भी हमारे ऑफिस हैं, ठीक है, वो उन्हें 4 बजे तक ही रखा जाएगा। वो 4 बजे के बाद उन्हें मतलब कि या तो छोड़ दिया जाएगा, जो हमारी इमरजेंसी, छोड़ने का मतलब यार ये नहीं कि इमरजेंसी सेवा है। अब देखिएगा जैसे फायर ब्रिगेड के हमारे कर्मचारी अब उसमें लगे हुए हैं, ऐसे थोड़ी कि वो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं, उनके जो ऑफिस वगैरह हैं, ठीक है, जो हेड ऑफिस वगैरह होते हैं, उनको 4 बजे तक रखा जाएगा। आप देख सकते हो यार यहाँ पर इसी तरह से लिखा हुआ है, जो हम मतलब कि मैंने आपको ये सभी ऑफिस बताए, इनके समस्त कार्यालयों का समय शाम 4 बजे तक रखा जाएगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट है आपका, केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जितने भी ऑफिस हैं, संस्थान हैं, वो अनुमत रहेंगे, वो चलते रहेंगे और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर वो चालू रहेंगे। इसके अलावा जितने भी ऑफिस हैं वो सभी बंद रहेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया। चौथा पॉइंट है, किसी भी कार्यालय अध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति के बाद वो ऐसा कर सकेंगे, ठीक है। अपना ऑफिस खोल सकोगे आप, पर उसके लिए मजिस्ट्रेट से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। पांचवा इनका पॉइंट है कि कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था में आपकी 2 गज की दूरी होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि जितने भी हमारे बाकी जो लोग हैं वो भाई उन्हें ऐसा नहीं कि वो उन्हें जाना ही जाना है, कर्मचारियों को उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे, जो हमारा हेडक्वार्टर है उस पर रहेंगे, और वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा दें, जितने भी ऑफिस हैं, यानी कि घर से ही कार्य करें। और कार्यस्थल पे जो हमारा है वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कोविड-19 हैं या पॉजिटिव हैं या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष या कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति लग रही है कि क्रमिक जो हैं पॉजिटिव वगैरह हैं और या संक्रमण की स्थिति बनने पर हम जो हैं अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को, जो ऑफिस का हमारा रूम है, उसको 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। तो सभी निजी चिकित्सालय जितने भी हमारे प्राइवेट मतलब कि डॉक्टर से हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी चिकित्सालय हैं, ठीक है, और लैब हैं, उनसे जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, अन्य चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवाएं, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं। 8वां पॉइंट है, पशु चिकित्सालय जो हैं और उनसे संबंधित जितने भी क्रमिक हैं आपके स्टाफ हैं, पशु चिकित्सक, स्वास्थ्य से बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि उपयुक्त अपना आप पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकते हो। बात करेंगे दुकानों की और खाद्य पदार्थ से संबंधित अनुमतियों की। तो देखिएगा, राज्य के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के मद्देनज़र बाज़ारों की निम्नानुसार खोला जाएगा, यानी कि जो मैं अब आपको बताऊंगा उनके अनुसार बाज़ार आप खोल सकते हो, और जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो दिया गया है उसे ध्यान से सुनिए। तो दुकानों की रिगार्डिंग, तो इसमें बताएगा जितने भी हमारी सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ की जो दुकानें हैं, जिसमें किराना की सामान की दुकानें जो होती हैं, आटा चक्की से संबंधित, खुदरा, रिटेल, थोक, होलसेल की दुकानें, वो सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी, ठीक है जी। सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी, क्योंकि शनिवार और रविवार, ठीक है, इस दिन आपका पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए, पूरी तरह से आपका हमारा लॉकडाउन रहेगा, मतलब कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, वो कर्फ्यू वाला, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो टाइम इनको दिया गया है वो दिया गया है, आप सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ही अपनी दुकानें खोल सकते हो, जो हमारी किराना की दुकान है, खाद्य पदार्थ से रिलेटेड जो दुकानें हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारी दुकानें हैं, पशु चारा वगैरह बेचते हैं, थोक हो या रिटेल हैं, तो उनकी भी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी और सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी कि शनिवार और रविवार को ये दुकानें नहीं खुलेंगी। जो कृषि आदान विक्रेता की दुकानें हैं, हमारे परिसर हैं, उससे संबंधित जो दुकानें हैं वो सोमवार से गुरुवार तक खुलेंगी और सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का टाइम वही है, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का। जो हमारे ऑप्टिकल संबंधी दुकानें हैं, ठीक है, जो ऑप्टिकल हैं, चश्मे वगैरह से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और तो उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी दुकानें हैं वो मंगलवार से शुक्रवार तक खुलेंगी, ठीक है। सोमवार को नहीं खुलेंगी ऑप्टिकल संबंधी दुकानें। तो ऑप्टिकल संबंधी जो दुकानें हैं वो मंगलवार एवं शुक्रवार को खुलेंगे। देखिएगा यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, कृषि आदान विक्रेता वाली दुकान और ऑप्टिकल संबंधी दुकान ये सोमवार से, मतलब कि जो मैंने आपको बताया कृषि आदान विक्रेता की जो दुकान है, यानी कि जो कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो सोमवार से गुरुवार तक नहीं खुलेंगे दोस्तों। ये इसमें एवं शब्द का इस्तेमाल करा गया है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये केवल सोमवार को खुलेंगी और फिर गुरुवार को खुलेंगी डायरेक्ट, यानी कि केवल हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी हमारी कृषि आदान विक्रेताओं की दुकान। तो 2 दिन
जितना भी आप माल लेना चाहते हो उनसे ले सकते हो। और इसी प्रकार से फिर ऑप्टिकल संबंधित दुकानें हैं, ठीक है। ऑप्टिकल संबंधित जो दुकानें हैं वो केवल मंगलवार को खुलेंगी और फिर शुक्रवार को, ठीक है, मंगलवार को और शुक्रवार को, ओके। और 5वां पॉइंट है आपका डेयरी और दूध की जो दुकान है वो डेली खुलेंगी, ठीक है। और लेकिन इनका जो टाइम है वो कब से कब तक होगा, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, फिर शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, ठीक है। तो जो छठा पॉइंट है मंडियाँ, फल व सब्जी और फूल मालाओं की दुकानें वो रोज़ खुलेंगी, लेकिन इनका टाइम जो है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का है। और सब्जियों और फल पे जो फलों के ठेले हैं, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा बेचते हैं किसी भी सामान को, वो रोज़ चलेंगे। और लेकिन उनका टाइम जो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मतलब कि निम्न स्तर के होते हैं लोग, तो इनको अच्छा है कि भाई छूट दी गई है। तो अगला जो पॉइंट है आपका वो इसमें ध्यान से सुनिए। इसमें बताया गया है बाज़ारों में, जो मैंने आपको टेबल बताया, टेबल नंबर आपका 5, 6, 7 को छोड़कर, ठीक है, 5, 6, 7 देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारी डेली खुलेंगी, ठीक है, जो दुकानें हमारी डेली खुलेंगी उनको छोड़कर शुक्रवार दिनांक 7 मई, ठीक है, शुक्रवार दिनांक 7 मई दोपहर 12 बजे से, सोमवार दिनांक 10 मई सुबह 5 बजे तक, और फिर हमारा शुक्रवार तारीख 14 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार तारीख 17 मई आपका 5 बजे तक यहाँ पर पूर्णतः छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा। यानी कि 2 टाइम, यानी कि सैटरडे, और आप यूँ कह सकते हो डायरेक्टली कि हमारा शनिवार और रविवार को हमारी पूरी तरह से बंद रहेंगी। जो हमारी जो हमारी डेयरी, मंडी और सब्जी से रिलेटेड जो दुकानें थीं, ठीक है, उन्हें छोड़कर, ठीक है, उन्हें छोड़कर सभी जितने भी दुकानें हैं ये हमारी शनिवार रविवार को बंद रहेंगी। इन्होंने अंड में आके ये भी लिख दिया। तो मैंने इसका टाइम आपको बता ही दिया, आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको। और 10वां जो पॉइंट है वो राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है। फार्मास्यूटिकल्स की दवाएं, चिकित्सा उपकरण बेचने वाली दुकानें, इससे संबंधित दुकानों को अनुमति है। प्रोसेस्ड फूड है, मिठाई और मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट इत्यादि की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा होगी, वो भी रात 8 बजे तक ही अनुमति है। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य प्राप्त दूरी, यानी कि जो गोले बना के लाइन लेके अपना सामान खरीदें, उन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, और नो मास्क नो सर्विस वाला मुहिम चलाएंगे। यानी कि अगर मास्क नहीं पहन रखा तो हम सेवा नहीं देंगे, यानी कि कोई भी सामान नहीं देंगे किसी को। और सभी ग्राहकों ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसके दुकानदार द्वारा किसी भी सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क पहने, ठीक है। और यदि कोई भी दुकानदार नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। सभी को परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो खरीदारी हेतु 2 पहिया या चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें, एवं नज़दीकी दुकान से ही पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, रिक्शा या ऑटो रिक्शा का प्रयोग करते हुए खरीदारी करें, ताकि बाजार में भीड़ भाड़ ना हो। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकेंगे। बात करेंगे माल परिवहन सेवाओं का आवागमन हेतु जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, तो जो हमारे बस स्टैंड है, रेलवे, मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। और उसके बाद जो है अगर वो अपने डिस्टेंस तक पहुंचना चाहते हैं, मान के चलिए आप एयरपोर्ट पे जाना चाहते हो, उसके लिए एयरपोर्ट पे ऐसी थोड़ी उड़ के थोड़ी चले जाओगे आप, भाई उसके लिए वाहन वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी आपको अनुमति होगी। और राज्य में आने वाले यात्रियों की यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कार्रवाई की गई RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले जो हमारे बाहर वाहन है, जो लोडिंग वाले वाहन हैं, ट्रक वगैरह, उनको आवागमन होगा। माल के लोडिंग और अनलोडिंग उक्त मतलब कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमति होंगी उनके लिए, जो भी भाई व्यक्ति है उसमें लोडिंग के लिए जो हैं ड्राइवर वगैरह। और राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर संचालित जितने भी हमारे ढाबे हैं और वाहन रिपेयरों की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, ठीक है। 15वां पॉइंट है गर्भवती महिलाओं और रोगियों की और चिकित्सा की है, और हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। और टीकाकरण हेतु स्थल पे जाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, और अपना रजिस्ट्रेशन संबंधी जो डॉक्यूमेंट है उसको और अपनी जो आपका पहचान पत्र है उसको रख के आप आ जा सकते हो, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए, टीका लगवाने के लिए। 17वां पॉइंट है जो हमारे प्राइवेट हमारे पैसेंजर हैं जो निजी अपनी यात्रा वाहन से कर रहे हैं और बसों को छोड़कर केवल इमरजेंसी या आवश्यक सेवाओं के लिए ही ड्राइवर्स के साथ 50%
मतलब कि सीटिंग व्यवस्था के साथ ही उन्हें अनुमति है। यानी कि जिनका मान के भी चलिए कि जिनका प्राइवेट खुद का मतलब कि व्हीकल है, बस को छोड़ दिया, इसमें जो कार वगैरह है आपका, तो उसमें केवल 50% ही आप बैठा के ले जा सकते हो। ऐसे नहीं कि भरमार कर रखी है आपने गाड़ी के अंदर, उसमें भी केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही जा सकते हो। समस्त राज्यों में एक जिले से दूसरे जिले में प्राइवेट वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए अनुमति नहीं है। ठीक है। और निजी बस अपनी जो बैठने की क्षमता है वो 50% तक ही अनुमति है उसमें, जो हमारी प्राइवेट बसेस वगैरह हैं। ओके। और जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। स्टैंडिंग मतलब कि ट्रेवल को पूरी तरह से पाबंदी है। 18वां जो पॉइंट है, जो हमारी जितने भी कंपटीशन रिलेटेड एसएससी है, ठीक है, जितनी भी हमारी वगैरह वगैरह परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम हैं छात्रों के, तो वो अभ्यर्थी जो है अपना एडमिट कार्ड दिखाकर और परीक्षा केंद्र पर आवागमन कर सकते हैं और इसी के साथ टीचर भी कर सकते हैं। बात करेंगे समारोह की। ठीक है। जितने भी हमारे फंक्शन रिलेटेड हैं उनके संबंध में जो अनुमतियां दी गई हैं वो कौन सी हैं। तो इसमें 19वां पॉइंट में शादी समारोह के रिगार्डिंग दी गई हैं, तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा, विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 31 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे का ही कार्यक्रम के लिए अनुमति है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या बताया गया, केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 31 व्यक्ति अधिकतम, यानी कि 31 व्यक्ति आ सकते हैं और अधिकतम 3 घंटे के लिए आप रुक सकते हो। ठीक है। विवाह समारोह में बैंड बाजा वादक जितने भी हैं को 31 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। कहने का मतलब समझिए, जो हमारे ढोल वाले हैं, बैंड वाले हैं, ठीक है, उनमें 31 लोगों में शामिल नहीं किया गया है। 31 आपके मेहमान हैं जो आप खुद हो, ठीक है, जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं आपके शादी को। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट इसमें बताया गया है वो शादी समारोह आयोजन के संबंध में है। तो समावधि और स्थान के उपखंड मजिस्ट्रेट को पहले आपको सूचना देनी होगी या ईमेल के द्वारा, और साथ साथ समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान और अतिथियों की सूची भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। उपखंड मजिस्ट्रेट्स को उपलब्ध कराई गई सूचना के अतिरिक्त समारोह में कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। यानी कि उसके अलावा अगर आपने मजिस्ट्रेट जी को जो सूची दी है उसके अलावा कोई भी आपके पास चीफ गेस्ट या गेस्ट नहीं आना चाहिए। आयोजनकर्ता द्वारा अनुमत संख्या में उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना भी दिया जाएगा। ठीक है, जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर आपने जितनी परमिशन मांगी है उससे अलग आप कर रहे हो कुछ भी। ठीक है। और अगला पॉइंट विवाह के रिगार्डिंग वो बताया गया है। विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड मजिस्ट्रेट किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी और मास्क, सैनिटाइजेशन, विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या में आदि निगरानी कार्रवाई के लिए उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। यानी कि अगर आप उल्लंघन करोगे, सीधी सी बात है, जो मजिस्ट्रेट है भाई वो ना मतलब कि निगरानी के तौर पे आपके पास सिविल डिफेंस के रूप में किसी भी व्यक्ति को भेज देगा और वहाँ पे उल्लंघन करता पाया गया तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो अगला पॉइंट है सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और चुने गए प्रतिनिधि इस दौरान अनुकरणीय आचरण और सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है, और अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हों उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन संबंधी दिशा निर्देश का पालना सुनिश्चित की जाए। यानी कि जितने भी देखिएगा हमारे सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, अधिकारी हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपना आचरण को इस तरह से बनाएं कि सख्त अनुशासन हो। मतलब कि यार क्योंकि ऐसे लोग जब जाते हैं किसी भी समारोह में तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है भीड़ भड़ाका, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया। एफ जो पॉइंट है वो बताया गया, समारोह आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जाए और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाया जाए, जैसे फेस मास्क है या भाई नो मास्क, नो एंट्री, स्क्रीनिंग, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का पालन किया जाए। जो विवाह को आयोजन कर रहा है, जो विवाह करा रहा है, ठीक है, उस समारोह में वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और उससे संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट अगर ने मांगी तो आपको देनी भी पड़ेगी। ठीक है, वीडियोग्राफी जरूरी है, इस बात का भी दें। अरे भाई साहब कितने नियम लगा दिए। यदि कोई मैरिज हॉल, मतलब कि जो हमारा हॉल है, मैरिज गार्डन है, स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधान के उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे सील कर दिया जाएगा। शादी समारोह से संबंधित जो हमारे पहले से दिए गए जो कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर हैं उन्हें होम डिलीवरी की जा सकेगी। ठीक है, जो भाई शादी समारोह में जितनी भी चीज़ें यूज होंगी, चाहे वो भाई आभूषण हो, कपड़े हों वगैरह वगैरह, उनकी होम डिलीवरी होगी।
बात करेंगे अंत्योष्टि अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम से जुड़े हुए। तो अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और आपको थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन के प्रावधान के साथ अनुमत व्यक्तियों की 20 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो हमारे लास्ट स्टेज होती है, जब आप शमशान घाट के अंदर किसी व्यक्ति को लेकर जा रहे हो अंतिम संस्कार के दौरान, 20 व्यक्ति से ज़्यादा उसके साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है। और 21वां जो पॉइंट है देखिएगा, इसके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टेड पॉइंट बता दूं, कर्नाटक सरकार ने तो ये अंतिम संस्कार में केवल 5 व्यक्तियों को जाने की अनुमति दे रखी है। ठीक है, क्योंकि इसका तो बहुत हाई लेवल हो गया है कर्नाटक के अंदर। 21वां पॉइंट है, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक वाहन, जितने भी हमें किसी भी प्रकार से सार्वजनिक यानी कि पब्लिक और सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, एजुकेशनल और कल्चरल और धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों की अनुमति पूरी तरह से पाबंद है। ठीक है, उसे अनुमति नहीं दी गई है। धार्मिक स्थल पर प्रबंधन नीति नियमित, जो हमारी रेगुलर जो पूजा अर्चना हो रही है, इबादत आदि जारी रहेगी, और परंतु कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल करने के लिए श्रद्धालु दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है वह जारी रहेगी। पूजा अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए। मनोरंजन संबंधी जो उद्यान हैं उनके संबंध में अनुमति है, तो वो कौन कौन से हैं देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रखे जाएंगे। ठीक है, इनको बंद रखा जाएगा। और स्विमिंग पूल्स, जिम को खोलने की अनुमति भी नहीं है, ये भी बंद रहेंगे। समस्त प्रकार के जितने भी हमारे खेल मैदान है, सार्वजनिक उद्यान है, उन्हें जो है खोलने की अनुमति जो है सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे स्पोर्ट जो हमारे स्टेडियम हैं उससे जुड़े हुए, और जितने भी हमारे पब्लिक पार्क हैं, ठीक है, वो जितने जो हैं सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगे। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि पार्क खोल दिया कि भाई आप दौड़ लगाने चले गए तो पार्क में इतनी ज़्यादा भीड़ लगा ली, तो उसमें भी जिला मजिस्ट्रेट आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। बात करेंगे शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, समस्त जितने भी हमारे शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएँ हैं, लाइब्रेरी आदि हैं, ये सब बंद रहेंगे। ठीक है, कोटा वगैरह ये सब बंद रहेंगे। और मेडिकल और नर्सिंग जितने भी हमारे कॉलेज हैं वो उनमें अध्ययन जो है यथावत रहेगा, वो पहले की तरह चलता रहेगा। ऑनलाइन डिस्टेंस, और मतलब कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन घर बैठकर पढ़ रहे हैं तो वो वाली लर्निंग प्रोसेस जारी रहेगा और उसको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। अन्य सेवाओं से संबंधित जो अनुमति हैं तो वो ये आप ध्यान से सुनिए, जो देखिएगा नॉर्मल लोगों से जुड़ी हुई नहीं है मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन हम पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक छूट होगी, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब कि समाचार पत्रों का। और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया कर्मियों को अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, डाक सेवा और कोरियर सुविधा, ई मित्र, आधार केंद्र और प्रसारण केबल सेवाएं, आईटी और आईटी संबंधित सेवाओं को अनुमति होगी। एटीएम और सेवाएं 24 घंटे खुली रहेंगी। बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमएफआई, एनबीएफसी की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2 बजे तक अनुमत होंगी। यानी कि जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, बीमा से रिलेटेड जितने भी हमारे वो हैं हमारे, ठीक है, ऑफिस हैं, वो पूरी तरह से बैंक वगैरह वो हमारे केवल दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। जहाँ तक संभव हो उक्त संस्थान द्वारा कम से कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाए। अब देखिएगा ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, आपने देखिएगा मतलब कि कर्मचारी कम कर दिए। अब भाई कर्मचारी कम कर दिए लेकिन उसमें लोग थोड़ी कम कर दिए, कस्टमर तो उतने ही जाएंगे ना, दुकान उसके अंदर बैंक है, कस्टमर तो उतने ही जाने, उसमें और भीड़ भड़ाका हो जाएगा। क्योंकि भीड़ भड़ाके क्योंकि आपने सर्विस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर कम करवा दिए। लेकिन वो ठीक भी है या नहीं यार, वीडियो कमेंट बॉक्स में खुद बताना। बैंक में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, तो ऐसे में लोगों की भीड़ तो ज़्यादा हो जाएगी ना। तो 32वां जो पॉइंट है इन्होंने बताया, सेबी और स्टॉक से संबंधित जितने भी हमारे व्यक्ति हैं उससे वो अपने उपयुक्त पहचान पत्र के साथ उन्हें अनुमति होगी। ठीक है, जो रियल इस्टेट से हैं जुड़े हुए हैं, स्टॉक से जुड़े हुए हैं, सभी आवश्यक वस्तु आदि को ई कॉमर्स के माध्यम से वितरण के लिए अनुमति है। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने वाले और उसके वितरण का कार्य जो है हमारा रात्रि 8 बजे तक कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार ही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण यानी कि जो मनरेगा के अधीन हैं और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को भी अनुमति है। ठीक है, यानी कि उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं को भी अनुमति है। बात करेंगे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी संबंधी अनुमति, तो जितनी भी इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे वाहन हैं, तो सार्वजनिक हमारे परिवहन हो गए, माल ढुलाई वाहन हो गए, ठीक है, जो माल वगैरह लोड वगैरह करते हैं, आवश्यक सेवाओं के लिए जितने वाहन लगे हुए हैं, सरकारी वाहन के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस संबंधित खुदरा रिटेल, थोक, होलसेल आउटलेट की जो है
उन्हें दुकानों खोलने के लिए पूरी तरह से उनके जितने भी हमारे चीज़ हैं ये सारी खुले रहेंगे। और निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और डीजल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक भरवाया जाएगा। ठीक है, ये केवल प्राइवेट वाहनों पे लागू होगा, लेकिन जो हमारे सरकारी वाहन हैं उनके लिए नहीं। एलपीजी वितरण सेवाएं के रिगार्डिंग सुन लो। एलपीजी जो हमारे वो हैं सेंटर, तो एलपीजी वितरण जो हमारी सेवाएं वो ग्राहकों के लिए सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। यानी कि जो घर के आपके एलपीजी सिलेंडर वगैरह हैं तो उनके रिगार्डिंग कह रहे हैं, जो एलपीजी सिलेंडर है वो आपका सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही आ जा सकता है। ठीक है, उद्योग एवं निर्माण गतिविधियों से संबंधित जो अनुमति है उसको देखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है समस्त उद्योग हैं, जितने भी हमारे उद्योग हैं, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल हैं, निर्माण संबंधित जितने भी हमारी यूनिट्स हैं उसमें कार्य करने के वाले जो लोग हैं उनको अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। क्योंकि भाई फिर तो लेबर छोड़ के चली जाएगी पूरे राजस्थान को, कोई बिहार चले जाएंगे, कोई पटना चले जाएंगे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें वो तो सारे चले जाएंगे ना, और चले जाएंगे तो वहाँ भीड़ होगी फिर बस स्टैंडों पर। जिस तरह से आप देखते हो कि दिल्ली के आनंद विहार का क्या हालात है, तो उनको पूरी तरह से संबंधित कार्य इकाइयों के द्वारा श्रमिकों को अधिकृत व्यक्तियों का पहचान पत्र जारी किया जाएगा। करना चाहिए भाई सभी को, और आवागमन की सुविधा हो वो आ जा सके अपने मतलब कि कार्यस्थल तक। और संस्थान को अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर और विवरण जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, जो डिटेल्स हैं उनको मालिक को। तो 40वां पॉइंट है, निर्माण सामग्री संबंधी दुकानें जो हैं वो खोलने की अनुमति नहीं होगी। जो मैन्युफैक्चर संबंधित जितने भी हमारी दुकानें हैं, ठीक है, निर्माण सामग्री जो निर्माण सामग्री कर रहे हैं उनसे संबंधित जितने भी दुकानें उनको खोलने की अनुमति नहीं होगी। बिंदु संख्या 14 के अनुसार माल के आवागमन में दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकती है। यानी कि इसमें यही है कि केवल मतलब कि आपको कॉल आया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिला तो आप सप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ठीक है, और जो आपकी बिंदु संख्या 14 में दी गई थी, तो आप वीडियो को पीछे करके हमारा 14वां पॉइंट पढ़ सकते हो। राजस्व अर्जन संबंधी गतिविधियाँ, ठीक है, तो वो जो है सरकार द्वारा अनुमत जितने भी हमारे राजस्व हैं हमारे, और अर्जन गतिविधियां जितनी भी हैं, खनन है, आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका मतलब कि मुद्रांक है, पब्लिशर हैं, अबकारी की दुकान है, शराब की दुकानें हैं, उससे संबंध में वित्त विभाग द्वारा अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी। कहने का मतलब ये है अनुमत जितने भी हैं, तो लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आबकारी की दुकान है, चाहे वो हमारे मुद्रांक की दुकानें हैं, पंजीयन की हैं, ठीक है, मतलब कि यार आबकारी होता है शराब की दुकान। ठीक है, आमजन हेतु यानी कि जो लोकल लोगों के लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं इसे ध्यान से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है राजस्थान में जितने भी हमारे निवासी हैं उनको परामर्श दिया जाता है आवश्यक रूप से घर से कतई बाहर ना निकलें, और जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, जब तक आप कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हैं ना, सामाजिक दूरी बनाए रखो, हाथों को बार बार धो इत्यादि पालन करते रहो। ठीक है, आवश्यक जब तक ना हो घर से बाहर मत निकलो। बात करेंगे यहाँ पर वैध व्यक्तियों की, जो जैसे कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के व्यक्ति जो हैं, पुराने रोग एवं आपका सुरंगता से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, हमारे परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक को अपने घर पर ही रहने एवं अपने आवश्यक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही घर से या यदि अप्रिय मतलब कि ज़रूरी परिस्थितियों की अगर मांग कर रहे हैं तो बाहर निकलने की सख्त हिदायत दी जाती है। और मतलब कि यार सीधी सी बात है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तब आप बाहर निकलिएगा, लेकिन इनको भी हिदायत दी गई है कि आप जो है घर से बाहर निकल सकते हो, लेकिन वही इमरजेंसी के टाइम पीरियड के दौरान ही। ठीक है, घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि आप समय समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों का सर्वाधिक पालन करें। ठीक है, प्रोटोकॉल का पालन करें। समस्त जितने भी धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाएं, संगठन हैं, विनम्र आग्रह है कि कोविड संक्रमण को देखते हुए सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टि में सहयोग करें और अपने स्तर पर कोविड मतलब कि जो कोविड-19 का जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको बढ़ाने के लिए, नियमों को बढ़ाने के लिए निरंतर अपील करते रहें। राज्यों के सभी निवासी जितने भी हैं वो 3 मई 2021 से 17 मई 2021 तक के दौरान शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उन्हें इस प्रकार
के आयोजन को दिनांक 17 मई के बाद आयोजित करने की सलाह दी जाती है ताकि कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। कहने का मतलब ये है यार कि राजस्थान सरकार आपसे कह रही है कि जितने भी आपके समारोह वगैरह हैं उन्हें 17 मई के बाद कर लेना, ठीक है। सभी को यह परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई भी व्यक्ति ना जाए। विशेष परिस्थितियों में कोविड संक्रमित मरीज के साथ केवल एक ही व्यक्ति को जाने की अनुमति है। बात करेंगे प्रशासनिक निर्देशों की, तो यहाँ पर बताया गया है जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इसको पालन करवाने के लिए जितना भी प्रशासन है हमारा उनको पूरी तरह से पालन करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और कोविड-19 प्रोटोकॉलों का आपको पालन करवाना है, ठीक है। और समस्त जितने भी कलेक्टर हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस आयुक्त हैं, नो मास्क नो मूवमेंट मतलब कि अपना आंदोलन चलाएंगे एक प्रकार का और सख्ती से पालन करवाया जाएगा। और जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि मामले हैं जिनको कंटेनमेंट जोन घोषित करा गया है तो भाई उनमें सख्त इससे भी ज़्यादा प्रतिबंध सख्त हो सकते हैं। जितने भी ये मैंने आपको चीज़ें बताई, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो जो हैं इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर बताया गया शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई तक, ठीक है। और शुक्रवार तारीख आपकी 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। यानी कि इस दौरान आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते सिवाय आपके ज़रूरी चीज़ों के, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है जो आपका वीकेंड कर्फ्यू रहेगा एवं सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। कहने का मतलब आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है। सोमवार से शुक्रवार जो हमारा डेली है, ठीक है, डेली के लिए बात करी गई है, दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। तो देखिएगा पूरे दिनों का यहाँ पर शेड्यूल बता दिया है आपको कि जो हमारा शनिवार और रविवार है यानी कि सैटरडे संडे जो है उस दौरान हमारा मतलब कि काफ़ी रेड अलर्ट रहेगा, ठीक है। और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उस दौरान हमारी स्थिति रहेगी कि भाई आपको तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है। जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू है वो कर्फ्यू है वीकेंड कर्फ्यू। और जो हमारा सोमवार से शुक्रवार का जो हमारा टाइम पीरियड है दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे अगले दिन के सुबह 5 बजे तक का उस दौरान आपका रेड अलर्ट कर्फ्यू रहेगा, ठीक है। वीकेंड कर्फ्यू और रेड अलर्ट में मैंने आपको अंतर बता दिया। कर्फ्यू के दौरान जितनी भी हमारी श्रेणी की जो भी हमने आपको बताया जिनको अनुमति दी गई है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण से घूमता पाया गया तो उसको संस्थागत क्वारंटाइन इंस्टीट्यूट क्वारंटीन कर दिया जाएगा और तब तक उसका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक, ठीक है। तो भाई आप बच के रहिएगा। अगर आप इनका पालन नहीं करते हो तो धारा 188 के तहत आपके पास जो है कानूनी मतलब कि यार खिलाफ वो हो सकती है कानून के अंतर्गत कार्रवाई। और हमारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार आपके साथ कार्रवाई की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो है इनको ये दिया गया है कि आप इन चीज़ों को लागू करवाइए, तो इनको हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर जांच पहचान उपचार प्रोटोकॉल जो है टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल, तो RT-PCR जांच कराएं, निगरानी कैसे करनी है कि भाई उनको क्वारंटाइन कर लेना है, ठीक है, करना है। जिला प्रशासन के द्वारा सूचना में कोविड-19 संक्रमित कितने लोग हैं तो मूवमेंट के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए करके। ट्रीटमेंट उनका कैसे करना है, तुरंत आइसोलेट होने चाहिए वो व्यक्ति जो हमारे कोविड-19 पॉजिटिव हैं और वो संबंधित थाना अधिकारी के साथ मतलब कि उनको भी जानकारी दें। ओके यार, बहुत सारी चीज़ें। और जो हमारा राजस्थान का कोविड ऐप है वो भी डाउनलोड करवाया जाए और जो क्लिनिकल हमारा हस्तक्षेप है वो करा जाएगा। और इसमें बताया गया है कि सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नैदानिक संबंध प्रबंधन प्रोटोकॉल को स्पष्ट रूप से समझा गया है कि दृष्टिगत रखते हुए सभी समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं पेशेवर क्षमता संवर्धन हेतु सभी स्तरों पर स्थित अभ्यास जारी रहेगा। यानी कि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं वो सारी चीज़ें चालू रहेंगी, ठीक है। और जितने भी देखिएगा यहाँ पर बताया गया है संबंधित हमारी एनजीसी जितने भी मामले हैं हमारी, ठीक है, और मतलब कि उसको जांचने के लिए जितने भी हमारी बीमारी वगैरह हैं उसको उससे समर्पित जितने भी हमारे लॉजिस्टिक हैं जैसे सामान हैं जितने भी हमारे एम्बुलेंस को मिलाकर वो उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि वो भी चलते रहेंगे, वो भी कंटिन्यू रहेंगे। और यहाँ पर जो हैं उसके रोकने के लिए कोविड-19 को भाई उनके लिए पूरी तरह से आप उनका पालन करवाइए। रोकथाम क्षेत्र जो है कंटेनमेंट जोन तो उनके लिए भी गाइडलाइंस यहाँ पर बताई गई है,
ठीक है, कि आपको संबंधित कलेक्टर और जिला कलेक्टर के द्वारा जो गाइडलाइंस रिलीज करी गई उनका पालन करना है। कोई भी एरिया अपार्टमेंट जहां संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित किया गया है उसे जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। ठीक है, और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और वो कड़े प्रतिबंध क्या हैं वो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि केवल आवश्यक सेवा सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा और केवल जो है वस्तुओं का आदान प्रदान की आपूर्ति के लिए मतलब कि यार कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर केवल चिकित्सा और आपात स्थितियों के लिए ही यहाँ पर अंदर जा सकता है कोई व्यक्ति, और वस्तु और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा नहीं। ठीक है, मतलब कि इसके अलावा सभी को पूरी तरह से सख्त परिधि नियंत्रण के अंतर्गत आने के लिए पूरी तरह से मना ही है। ओके, तो यार यहाँ पर और सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसको हम थोड़ा सा मतलब कि छोड़ देते हैं, आप स्किप करके मतलब कि वैसे रोक के पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जॉइंट हमारे इन्फोर्समेंट टीम के रिगार्डिंग कुछ बताया गया है, तो ये भी हमारे जनरल रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे जितने प्रशासन है पुलिस विभाग की तरफ से हमारा परिवर्तन दल बनाया जाएगा, यानी कि जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम, जिसे आप बोलते हो GAT। तो वो जो है आपका विशेष अभियान ड्राइव चलाएगा, जिसके माध्यम से कोविड-19 प्रोटोकॉलों का पालन लोग बाग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं और आप देख सकते हो कोविड-19 जो हमारे टीकाकरण है, ठीक है, और उस अभियान में सहयोग करेंगे ये लोग जो हैं। ठीक है, एंटी कोविड टीम जो बनाई है राज्य ने। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई जितने भी टीम हैं उनके कर्तव्य को परिभाषित करते हुए किए जाने वाले एंटी कोविड टीम और संयुक्त जांच दल के निर्देशन में कार्य करेगा। जितना भी हमारा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, ये आपका कोविड-19 प्रोटोकॉल से संबंधित है। हम इसको स्किप करते हैं और नीचे हम नॉर्मल जो अगर चीज़ें दे रखी हैं उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कोविड वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग। कोविड-19 संक्रमण अधिकता वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर मतलब कि कोविड संक्रमण बहुत अधिक है, उन क्षेत्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित किया जाएगा, टीका लगवाया जाएगा। ठीक है, और वैक्सीनेशन की 2 डोज और मास्क हर रोज का सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, वैक्सीनेशन की 2 डोज तो भी लेना ही जरूरी है। कोविड-19 प्रोटोकॉल यहाँ भी दे रखे हैं कि मुंह को ढकना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि सैनिटाइजर हाथ धोते रहें। जिला कलेक्टर कोविड-19 के मतलब कि जो उन्होंने प्रोटोकॉल बनाए हैं, फेस मास्क पहनना, हाथों की स्वच्छता बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाए जा सकते हैं। फेस मास्क पहनना और पब्लिक प्लेस पर और वर्क प्लेस पे मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा, और इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जितने भी हमारे पब्लिक और वर्क प्लेस हैं वहाँ पे थूकने पर दंडनीय अपराध है और आपके खिलाफ जुर्माना भी लिया जा सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। गुटखा, शराब, पान, तंबाकू आदि का सेवन निषिद्ध है, पूरी तरह से पाबंदी है। ठीक है, और जुर्माना से दंडनीय है। ठीक है, जुर्माना भी लिया जाएगा सार्वजनिक स्थानों पे। ठीक है, पब्लिक प्लेस पे घर के अंदर बैठ के कर सकते हो। ओके, अगला कोविड-19 प्रबंधन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं। जांच, आप स्क्रीनिंग, हाइजीन का पालन मतलब करते रहो। कार्यालय से बाहर आने वाले जितने भी हमारे गेस्ट हैं उन्हें दिया गया है कि भाई आप परिसर के एक ही परिसर में मौजूद रहें, और इसके अलावा बैठक या ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए। जितनी भारी मीटिंग हो रही घर से कार्य करें, वर्क फ्रॉम होम करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार सैनिटाइजेशन करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। अगला जो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट बताया गया है वो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, जो हमारा ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग है कि आपका किस किस तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट चलेगा, क्या होगा। सार्वजनिक परिवहन संबंधी प्रतिबंधों के साथ चालू रहेंगे। तो वो प्रतिबंध कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। जो हमारे ऑटो रिक्शा हैं, ठीक है, ड्राइवर प्लस 2 सवारी ही ले जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा में ड्राइवर जाएंगे और भाई 2 सवारी वो ले जा सकते हैं। उसके अलावा मतलब कि टोटल 3 लोग ही ऑटो रिक्शा में जा सकते हैं। जो टैक्सी है, यानी कि जो हमारे 4 व्हीलर हैं उसमें ड्राइवर और RTO के अनुसार वाहन की क्षमता का 50%। ठीक है, यानी कि जो RTO के अनुसार जो वाहन क्षमता बनाई गई है, मानिए किसी के अंदर जो है हमारी टैक्सी में 8 लोग जा सकते हैं, तो अब उसमें केवल हम 4 ही लोगों को भेजने की अनुमति है। ठीक है, चालक को इसमें ऐड करा गया है, चालक को मिला के जो ड्राइवर है। बस के रिगार्डिंग भी इसी तरह से ही है कि आपको जो है 50% ही अनुमति दी गई है सीटिंग व्यवस्था में। जितने भी हमारे पब्लिक प्लेस के वाहन हैं इसमें कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा, ये भी बताया गया है। और प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सैनिटाइज किया जाए, चाहे वो ऑटो हो कोई भी हो। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, और ऐसे आवागमन के लिए पृथक से अनुमति या ई परमिट की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है, कि अलग से आपको कोई पासवर्ड बनवाना पड़े, नहीं। सभी कमर्शियल यात्री परिवहन
परिवहन वाहन और यात्रा से पहले, यात्रा के बाद सीट पर छूने या बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाइजेशन और अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों के शर्तों का अनुपालन करते हुए अधीन बस और टैक्सी कैब संचालक, ओला, उबर और ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत रहेगा। पूरी तरह से अनुमति है, लेकिन आपको सारी प्रोटोकॉल का पालन करना है। यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा और हमारी यानी कि डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल नहीं की बात करी गई यहाँ पर, सीधी सी बात है, घरेलू शब्द का यूज करा गया है। आवागमन, गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी की गई संचालन SOPs का आपको पालन करना है, जो हमारा निरंतर जारी रहेगा। और राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आवागमन के लिए यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटों के अंदर जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, प्रेजेंट करनी होगी। यदि यात्री RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे गंतव्य पर पहुँचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस संबंध में अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिएगा, राज्य के बाहर से आने वाले समस्त यात्रियों के लिए थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य और संबंधित प्राधिकारी द्वारा जो हमारे गेस्ट हैं यात्रियों के रूप में रैंडम RT-PCR जांच की जाएगी। ठीक है। और सभी जिला कलेक्टर राज्यों के बाहर सड़क मार्गों में आने वाले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जांच के लिए पूर्व से भांति प्रवेश के लिए चेक पोस्ट स्थापित करके राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पालना सुनिश्चित करेंगे और बॉर्डर चेक पोस्ट प्लस ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएंगे। महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर राजस्थान राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरपोर्ट ऑफ इंडिया आपका सांगानेर जयपुर, ठीक है, सांगानेर जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच के रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेश के साथ ही वो सारी चीज़ें सुनिश्चित की जाएंगी। तो ये नॉर्मल गाइडलाइंस है। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जुर्माने के रिगार्डिंग बताया गया है। तो जुर्माना समझ लो क्या है। तो जुर्माना जो आपसे सरकार ले रही है वो आपकी राजस्थान महामारी अधिनियम मतलब कि 2020 के धारा 4 के अंतर्गत और एवं अपराध और धारा 11 के अंतर्गत आपसे ये जुर्माना वसूला जा रहा है। तो वो ध्यान से सुनिएगा, वो किन से लिया जाएगा। जो सार्वजनिक प्लेसों पे जो व्यक्ति कार्यस्थल पे फेस मास्क नहीं पहनेगा, ठीक है, तो भाई उससे 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। 500 रुपये का जुर्माना जो दुकानदार अपनी दुकानों पर व्यक्तियों को और खुद मास्क नहीं पहनेगा और वस्तुओं को बेच रहा है, और भाई उस पर 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पे आप 6 फीट की दूरी अगर नहीं बना के रखते हो तो वहाँ से जो है आपको 100 रुपये का जुर्माना आपका कट सकता है। और सभी किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अगर आप थूकते हो, चाहे रोड क्यों ना हो, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, 200 रुपये का जुर्माना। और अगला जो है शराब, पान, गुटखा, तंबाकू यदि आप खुले में करते हो इनका उपभोग तो 500 रुपये का जुर्माना। उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में विवाह तिथि, ठीक है, जो शादी विवाह के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उससे संबंधित समारोह आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी अगर आपने नहीं बनाई, ठीक है, यानी कि जितने भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करा, तो आपसे 5000 का जुर्माना लिया जा सकता है। ठीक है। आयोजक जो हमारा विवाह को करा रहा है उससे संबंधित समारोह आयोजन में जिसमें 31 से व्यक्ति अधिक हो गए तो आपसे जो है रुपये 1 लाख से अधिक का जुर्माना आपसे वसूला जा सकता है। मैरिज गार्डन, विवाह स्थल के जो हमारे मतलब कि डायरेक्टर हैं जो उसे मैनेज कर रहे हैं, जो हमारे मैरिज हॉल हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, ठीक है, तो वो जो भी उसको यूज कर रहे हैं उसके द्वारा, ठीक है, विवाह समारोह में 31 से अधिक अगर व्यक्ति पाए गए तो उनसे भी हमारा 1 लाख का जुर्माना लिया जा सकता है। तो बड़े ध्यान से रहिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए जुर्माने लिए जा रहे हैं। और अगला जो पॉइंट है वो जो कोई व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा, ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से नहीं ढका हुआ हो तो वहाँ से भी 500 रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है। और 10,000 रुपये का जुर्माना किन पे लगेगा? उन पे जो सैनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे अपने कार्यस्थल और कार्यविधि के दौरान, ठीक है, तो उनसे 10,000 का जुर्माना। सार्वजनिक और धार्मिक, राजनीतिक अथवा किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम अगर इत्यादि करके पकड़े जाते हो, ठीक है, विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़कर, इसके अलावा कुछ भी कार्य अगर आप करते हुए पकड़े जाते हो तो 10,000 का जुर्माना आपसे लिया जा सकता है। तो ये थी राजस्थान की सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस। तो देखिएगा ये थी पूरी गाइडलाइंस। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया राजस्थान के किसी भी लॉकडाउन अपडेट पाने के लिए तो जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि देख सकते हो हम जो है यहाँ पर एजुकेशनल और मतलब कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में होने वाले जितने भी हमारे अपडेट हैं यहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं। तो कहना चाहूँगा
यार सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड लगेगा। यहाँ तक अगर वीडियो सुन लिए तो सब्सक्राइब किए बिना मत रहना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक करते रहने के लिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन मित्रगणों के बीच जिनको ये गाइडलाइंस नहीं पता, उल्लंघन हो जाएगा तो बड़ा खतरा बन जाएगा। तो आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने ग्रुप वगैरह में। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।